आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ANN का फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास को हम देखेंगे मल्टी क्लास वाले को। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन को देखा था, आज हम मल्टी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड हम मतलब कि चेन रूल, बेसिकली यहाँ पे चेन रूल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जो बिल्कुल बेसिक्स मतलब कि पीछे रट्टा लगाने की जो आपने दूसरे लेक्चर्स में भी देखा होगा जो यूट्यूब वगैरह पे है, उनमें ये होता है कि वो आपको एक बता देते हैं एक चीज़, आप उसी पे बस रहते हैं। लाइक मतलब क्या उसने बता दिया कि अगर आपने इसका बैकवर्ड पास आपने इस तरीके से करना है, यानी कि इसका एरर इससे माइनस करना है, इस तरह समथिंग लाइक दिस, इस तरह पढ़ा रहे होते हैं वो। तो वो क्या होता है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन पे डिपेंडेंट होता है। उसमें लॉस फंक्शन हो सकता है, वो मीन्स के क्या उसने कराया हो। तो अगर हमारे पास लॉस फंक्शन चेंज हो जाए या एक्टिवेशन फंक्शन चेंज हो जाए, तो उस केस में हमारा जो ये जो कॉन्सेप्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, वो चेंज हो जाता है। तो वो उस तरीके से नहीं पढ़ाते, वो रटे वाला मतलब कि आ जाता है। तो मैं आपको उस लिहाज से पढ़ाऊंगा कि आपने एक ही चीज़ याद रखनी है। आपको फॉर्मूला बनाना आ जाए, खुद आप बना लोगे बैठे बैठे। तो आपको कोई सा भी लॉस फंक्शन दे दिया जाए, कोई सा भी एक्टिवेशन फंक्शन दे दिया जाए, आपको कोई मुश्किल नहीं होगा कि भाई ये तो हमने किया नहीं, या इसको बनाने का तरीका क्या था कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना। तो बाइनरी इसे प्रीवियस लेक्चर जो था बाइनरी क्लासिफिकेशन पे, वो वाला लाजमी देख के आएगा, उससे आप देखेंगे वो मैंने फुल डिटेल में करवाया, उसका मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराया, और उसमें मैंने स्टोकास्टिक ग्रेडियंट, मिनी बैच और बैच ग्रेडियंट वगैरह को भी डिस्कस किया। तो इसलिए वो लाजमी मैं बार बार कहूँगा कि वो वाला लेक्चर देख के आइएगा, फिर ये वाला लेक्चर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर सारा डिटेल में मैंने सारा कुछ कॉन्सेप्ट सब कुछ डिटेल में करवाया है और इजी एक्सप्लेन किया है उसमें। तो बस उसको ही आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि मल्टी क्लास के केसेस में कहाँ कहाँ पे चेंज आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो वाला लेक्चर लाजमी देखिए आएगा। उसमें मैंने वर्किंग भी कराई हुई है, पूरा ईच एंड एवरी स्टेप इन डिटेल मैंने करके बताया। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको चेन रूल किस तरीके से बनेगा, मल्टी क्लास के केसेस में किस तरीके से फर्क आएगा बाइनरी क्लासिफिकेशन से, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक न्यूरल नेटवर्क है मल्टी क्लास का किस तरीके से पता चल रहा है। आपको ये पता लगा कि आउटपुट लेयर पे 2 न्यूरॉन है। अगर आपके पास आउटपुट लेयर पे 1 न्यूरॉन होता है, यानी कि ये वाला ना होता, तो वो आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन होता। ठीक हो गया? एक तो ये चीज क्लियर कर लें आप अपने माइंड में। ओके, तो ये आपका है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम। ओके, देन अब हमने क्या करना था कि आपने सिंपल फॉरवर्ड पास किस तरीके से निकालते हैं। फॉरवर्ड पास वही लास्ट लेक्चर आप लोग देख के आइएगा, जिस तरीके से निकाला था कि वो मैं इस लेक्चर के अंदर वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड पास के अंदर जो हम ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं वो मैं बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर लाजमी देख लें, उसमें फॉरवर्ड पास भी डिटेल में कराया, बैकवर्ड पास भी डिटेल में कराया, ग्रेडियंट किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सारे के सारे पॉइंट्स उसमें कवर कर दिए मैंने। मैं इसलिए इसको नहीं कर रहा। हाँ, इसके रिलेटेड आगे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह ना इसके रिलेटेड, बल्कि ना इंशाल्लाह इसके रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके भी ना सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। लेकिन वो जाहिर बात है कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पर वर्किंग करूँगा। अदरवाइज मैं ये कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर करा दूंगा तो आप लोग खुद कर सकते हैं। ये मैं आपको मतलब कंफर्म कर रहा हूँ 100% कि अगर आप लोग ने ये वाला प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख के आएंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन वाला, और देन ये वाला देखेंगे, तो आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लासिफिकेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी है ना, उसको सॉल्व किस तरीके से करना वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मुझे कराने के इवन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया? तो फॉरवर्ड पास आपने कर लेना है। सबसे पहले फॉरवर्ड पास आपने कर लिया, अब आपने बैकवर्ड पास करना होता है। बैकवर्ड पास में हम चेन रूल को यूज करते हैं, यानी कि ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फर्स्ट करें क्या, अगर मैंने V11 का वेट अपडेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट अपडेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वो होता था V11 न्यू इज इक्वल टू होता है V11 ओल्ड माइनस अल्फा। अल्फा क्या होता था, लर्निंग रेट, और उसके बाद होता था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किस चीज का होता था, लॉस फंक्शन का हमने ग्रेडियंट यानी कि डेरिवेटिव कंप्यूट करना था किसके रिस्पेक्टिव, जिस वेट को हम अपडेट कर रहे होते थे। यानी कि लॉस फंक्शन को हम एल से डिनोट कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कौन सा वेट अपडेट कर रहे हैं, V11 को अपडेट कर रहे हैं ना, तो V11। इसी तरीके से अगर मैंने फर्स्ट करें W11 को अपडेट करना था तो यही फॉर्मूला होगा, V11 की जगह आ जाएगा W11, यानी कि यहाँ पे W11 आ जाएगा। यानी कि लॉस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव उस वेट के रिस्पेक्ट ले रहे हैं जिसको हम अपडेट कर रहे हैं। इस चीज को भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया। तो ये एक जेनेरिक सा फॉर्मूला हो गया, आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा कि भाईजान
मुझे यहाँ पे कौन सा ग्रेडियंट लिखना है, इसका ग्रेडियंट क्या होता है, या भूल भी जाओ समटाइम्स, तो आप लोगों को पता होगा कि जिस वेट को आप अपडेट कर रहे हैं उसका मतलब लॉस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना था उसके रिस्पेक्टिव, उस वेट के रिस्पेक्टिव जिसको आप अपडेट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि भाईजान ये बता रहा था कि यानी कि अगर मैं V1 के अंदर यानी कि V11 वेट को मैं अगर कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से मेरा लॉस फंक्शन के अंदर क्या चेंज आएगा। ओके, तो ये डिनोट कर रहा था ये। ओके हो गया। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो मैं सपोज करके चल रहा ना वो है कि मेरा जो लॉस फंक्शन है ना वो है अपना मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक होगा। और जो है ना मैं एक्टिवेशन फंक्शन जो यूज कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ सिग्मॉइड। ओके, लेकिन जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह वहाँ पे और आमतौर पे भी हम जो यूज करते हैं ना वो है सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन यूज करते हैं हम यहाँ पे लॉस कंप्यूट करने के लिए, ठीक होगा। तो उस केस में ना सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो आज हम ना डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कह दिया जाए कि वजन एक्टिवेशन फंक्शन आपका सिग्मॉइड है और देन आपका लॉस फंक्शन यानी कि मीन स्क्वेयर्ड है या क्रॉस एंट्रोपी जो भी है ना, तो वो उस चीज को कवर करना है हमने इस आज के लेक्चर में। तो वेट अपडेशन किस तरीके से करते थे। वेट अपडेशन के लिए हमें ये ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट हम किस तरीके से कंप्यूट करते थे। लास्ट लेक्चर पे भी हम इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करके आए थे। तो वही चीज है, आपने क्या करना कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेना कि किस तरीके से रहा। अब फर्ज करेंगे मतलब कि मैं बना रहा हूँ वेट अपडेट करना मैंने V11 का। ओके, V11 का अपडेट करना मैंने क्या किया कि लॉस हमारा यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पे लॉस आता है, ठीक हो गया, यहाँ पे कंप्यूट होकर लॉस आता है। तो यहाँ से हमने बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड हम गए तो मेरे पास ये देखें ये न्यूरॉन आ रहा है। तो ये न्यूरॉन है क्योंकि V11 मेरा इसके साथ कनेक्टेड था। ओके, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन आया। इस पर मैंने देखना है कि सबसे पहले मैंने कौन कौन से स्टेप इसके ऊपर किए होंगे, कौन कौन से मैंने किए हैं फॉरवर्ड पास के अंदर। तो लास्ट लेक्चर अगर आप लोग देख के आ रहे हैं तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने वही नोटेशंस यहाँ पे यूज किए हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ZH1 कंप्यूट किया था। ZH1 क्या था, फॉरवर्ड पास के अंदर हम सबसे पहले ZH1 कंप्यूट करते थे, जिसका क्या था, क्या फॉर्मूला क्या बनता था, V11 AH1 प्लस V21 AH2 प्लस B3 22, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी इक्वेशन जो हमने सबसे पहले कंप्यूट की थी। इसकी पहले कंप्यूट करने के बाद हमने क्या किया था कि हमने एक्टिवेशन फंक्शन से पास किया था, उसको हम डिनोट करते थे A और मतलब आउटपुट है तो AO1 से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक होगा। ये सिग्मॉइड एक्टिवेशन मैंने आपको कहा कि अभी हम जिम करके हम हर जगह हर न्यूरॉन पे सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करें। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था। देन इसके बाद हमारे पास लॉस कंप्यूट होकर आया था। तो हम क्या करते थे, चेन रूल हम किस तरीके से निकालते थे, यहाँ से हमने बैकवर्ड पास करना होता था, बैकवर्ड हम मूव करते थे। वही सीन है जो हम बाइनरी में करते हुए, इसलिए मैं कह रहा था कि बाइनरी में मैंने फुल डिटेल में कराया हुआ है और आसान तरीके से समझाया हुआ। इवन कि मैंने उसकी पूरी एग्जांपल सॉल्व की है, तो वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर वो देख के आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत आसान है चीज़ जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि कुछ डायरेक्ट आके देख रहे तो उनको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। मैं फिर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। वो वाला लेक्चर फिर भी मैं कहूँगा लाजमी देख के आना, लाजमी, ठीक हो गया। तो अब ये है, ये सीन है कि आपने जब बैकवर्ड पास किया तो आपने देखना कि आपका लॉस फंक्शन है ना किस चीज पे डिपेंडेंट है। ये लॉस, आपका जो लॉस फंक्शन है ना वो आपका यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस टाइम में वाई हैट पे डिपेंडेंट है, यानी कि वाई हैट कह सकते हैं या AO1 से, मैं क्योंकि AO1 जो आउटपुट है ना इसको मैं Y1 हैट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। यानी कि मेरा लॉस फंक्शन Y1 हैट पे डिपेंडेंट है। तो मैंने क्या करना है कि लॉस फंक्शन मैंने L से डिनोट किया था, यानी कि L का डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू Y हैट। तो वही क्या डेरिवेटिव L विद रिस्पेक्ट टू Y हैट, यानी कि AO नोट से किया जो कि मैंने क्या कहा कि A01 जो है ना वो मेरा इक्वल टू है Y1 हैट के। तो मैंने उसकी जगह Y1 हैट यूज किया। ये देखिए Y1 हैट भी हो गया, ठीक है, Y1 हैट पे है। अब मैंने देखना है कि ये Y1 हैट है ना ये मेरा किस पे डिपेंडेंट है। तो ये मेरा डिपेंडेंट था G01 पे। तो मैंने क्या करना है कि Y1 हैट का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू G01 के। तो वही क्या Y1 का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू G01 और मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब मैंने देखना कि G0 का डेरिवेटिव मतलब कि G01 जो है ना वो किस पे डिपेंडेंट है। तो ये उसकी इक्वेशन है, यानी कि इस इक्वेशन से उसकी वैल्यू कंप्यूट हो गया है। इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, जितने भी हैं मतलब कि हमारा वेरिएबल V11 वेट्स वगैरह,
इन सब पर डिपेंडेंट है। तो अब हमने क्या करना है कि z01 का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्टिव लेना, हमने उस वेट के रिस्पेक्टिव लेना जिसका हम चेंज कर रहे हैं, जिसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं। तो v11 को अपडेट करना चाह रहे थे, तो हम क्या करेंगे, z0 का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v11। ठीक हो गया। तो इस पूरी इक्वेशन का वही हमने यहाँ पे किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे। लॉस फंक्शन था हमारा, क्या था हमारा लॉस फंक्शन था मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो मीन स्क्वेयर्ड एरर अगर आप लोग देखे आएंगे प्रीवियस लेक्चर, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने मीन स्क्वेयर्ड एरर को ही यूज किया था, बट उसके अंदर फॉर्मूला था 1/2 इंटू वाई माइनस वाई हैट होल का स्क्वायर, ये था। क्योंकि उसके अंदर हमारे पास आउटपुट न्यूरॉन एक था, इसके अंदर हमारे पास आउटपुट न्यूरॉन है 2। तो हमारा जो मीन स्क्वेयर्ड एरर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 होल की बेसिस आ जाएगी, इसमें हो जाएगा y1 माइनस y1 हैट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 हैट का स्क्वायर और होल को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 न्यूरॉन होते तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड टर्म भी आ जाती, क्योंकि थर्ड आउटपुट भी आ जाती, जिसको हम y3 हैट से डिनोट कर रहे थे, तो यही टर्म आ जाती, रिपीट हो जाती है। ओके, तो ये हमारा है। तो इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू y1 हैट, और एक बार मतलब 2 बार डेरिवेटिव होगा, एक बार आपका y1 हैट के रिस्पेक्टिव होगा, एक बार आपका y2 हैट के रिस्पेक्टिव होगा। बाइनरी में क्या था, उसके अंदर आपके एक ही आउटपुट थे, इसलिए आपका एक ही आप y हैट के साथ डेरिवेटिव ले रहे हो। मल्टी क्लास के अंदर आपको अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों के रिस्पेक्टिव आपने इसका डेरिवेटिव कंप्यूट कर लिया। ओके हो गया। देन आपने क्या किया, देन आपने कंप्यूट कर लिया है डेरिवेटिव z01 विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव v1। वो किस तरीके से निकाला, z01 की इक्वेशन आपने देखी जो कि ये थी, इसका डेरिवेटिव आपने ले लेना विद रिस्पेक्ट टू v1, तो आपके पास आंसर आ गया ah1। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ah1 आ गया। ओके, तो अब आपने देखना है कि आपके पास ये टर्म भी आ गया, यानी कि लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने y1 निकाल लिया, जो कि ये था, ये है y1 हैट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z0। तो y1 हैट क्या था, ये था हमारा, ये फंक्शन था, ये है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड का डेरिवेटिव हम जब लेंगे तो क्या था कि सिग्मॉइड, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सिग्मॉइड फंक्शन इंटू 1 माइनस सिग्मॉइड फंक्शन। तो वो क्या होता है कि जो हमारा नॉमिनेटर में होता थी, जो नॉमिनेटर में हमारा है y हैट, तो ये हो जाएगा इसका y हैट 1 माइनस y हैट 1 इंटू 1 माइनस y हैट 1। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया सिग्मॉइड का। इसकी डेरिवेशन वगैरह मैं नहीं करा रहा किस तरीके से कंप्यूट हो गया है, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन का लेक्चर आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो बार बार चीजें रिपीट नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो ये आपका डेरिवेटिव भी कंप्यूट आ गया, तीनों चीजें आ गई, आपने तीनों मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद जाहिर बात है कि अभी तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूज वगैरह नहीं है, वैल्यूज वगैरह होंगे न्यूमेरिकल जब हम कर रहे होंगे, तो वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो आपके पास एक ग्रेडियंट ये वाला कंप्यूट होकर आ जाएगा। ठीक होगा। अब ये होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चेंज ये है कि आपने एक बार नहीं कंप्यूट करना। मतलब क्या कहा मैंने अभी, जो भी चीज की है वो, उसका कहने का मतलब क्या था, वो ये है कि मैंने सारा रेज कर देता हूँ। वो ये चीज है कि आपके पास है मल्टीपल आउटपुट। बाइनरी क्लास के अंदर क्या था कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल आउटपुट थी। मल्टी क्लास के अंदर क्या था कि आपके पास 1 से ज्यादा आउटपुट होती है, 2 या 2 से ज्यादा होती है। ठीक होगा। तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि आपने हर किसी के लिए ग्रेडियंट, हर आउटपुट के रिस्पेक्टिव ग्रेडियंट निकालना है। वो क्या बात मैंने अभी की, वो अभी मैं आपको समझाता हूं क्या बात की है मैंने। वो ये है कि अब ये जो हमने अभी, तो हमने डेरिवेटिव यानी कि v1 को हम अपडेट कर रहे थे ना, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको y1 हैट के रिस्पेक्टिव हमने कंप्यूट कर लिया इसका डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव l विद रिस्पेक्ट टू y1, जिसके अंदर हमने y हैट को ही यूज किया बस। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो y2 हैट भी तो था हमारा, हमारी 2 आउटपुट आ रहे थे, एक y2 हैट भी था, तो हमने इसके रिस्पेक्टिव भी करना होता है। अब ये क्या होता है कि हम देखते हैं कि भाईजान ये जो वेट अपडेट करें वो किसके साथ कनेक्टेड है, इसका हमने चेन रूल के जरिए डिफाइन कर लिया सारा। हमने सबसे पहले उसको डिफाइन करना, यानी कि y1 था, v11 था, ये हमारा कनेक्टेड था y1 वाले न्यूरॉन के साथ। हमने इसके जरिए चेन रूल कंप्यूट कर लिया। चेन रूल क्या था हमारा, ये चेन रूल कंप्यूट हो गया आ गया। तो ये था y1 हैट के रिस्पेक्ट। अब आपने क्या करना है कि दूसरा आपके पास टर्म थी y2 हैट, तो आपने क्या करना है कि जहां पे y1 हैट लिखा है ना, वहां पे आपने y2 हैट भी कर देना, यानी कि आपके पास एक दूसरा आ जाएगा डेल्टा l इंटू y2 हैट, फिर इंटू डेल्टा y2 हैट डिवाइड बाय हो जाएगा डेल्टा z01, इसी तरीके से डेल्टा z01 डिवाइड बाय हो जाएगा डेल्टा v11। यानी कि ये देखें कि यहाँ पे v1 हैट था, यहाँ पे v1 हैट था, इसकी जगह हमने क्या कर दिया y2 हैट कर दिया, y2 हैट कर दिया। तो एक ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया।
ठीक हो गया, ये आ गया ग्रेडियंट, इसको भी हम इसी V11 से ये डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। एंड पे हमने क्या करना था, इसको हमने कर देना था कि सम, इन दोनों का सम करना होता है, यानी कि जो ओरिजिनल ये डेल्टा L डेल्टा V11 जो है ना, इसका ना मैं कलर चेंज कर देता ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसको मैं कह देता हूँ O2, इस चीज को मैं कह देता हूँ O1। तो इन दोनों का सम होगा, यानी कि डेल्टा L विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा V1 O1 प्लस डेल्टा L इंटू डेल्टा V11 विद रिस्पेक्ट टू O2 आउटपुट, ठीक होगा, ये होगा। अब इस केस में क्या है कि इस केस में अगर आप देखें, अगर आप फिगर में जाएं तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जो V1 वेट है ना, वो सिर्फ आपका O1 यानी कि O1 आउटपुट यानी कि Y1 हेड के साथ कनेक्टेड है, इसका कोई लिंक नहीं है Y2 के साथ, यानी कि इस वाली आउटपुट के साथ आपके पास जो लिंक कनेक्टेड हुआ है V22, V4 एंड V12। V1 तो आपके साथ इस वाली न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर V1 की वैल्यू 0 होगी, तो V1 की वैल्यू का 0 का मतलब यह है कि ये वाली टर्म जो है ना, ये 0 हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये जो पूरी टर्म जो है ना, ये वाली टर्म ये आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर ये 0 हो गया, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा जो हमने पहले कंप्यूट किया था, ये आंसर आ जाएगा। ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, आपको जनरल कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने कि जितनी आपके पास आउटपुट होंगी ना, उस लिहाज से करना था। अगर आपके पास फर्स्ट करेंगे यहाँ पे Y3 भी होता है, एक और न्यूरॉन होता है, उसके अंदर भी आउटपुट होते हैं, और हम V1 को अपडेट कर लेते हैं, तो उसके अंदर तीनों टर्म आती है, यानी कि यहाँ पे Y1 हेड के रिस्पेक्टिव था, जब ये हमने निकाल लिया ना, यानी कि वो वाला न्यूरॉन जिसके रिस्पेक्टिव वो कनेक्टेड है, जिसका लिंक कनेक्टेड है, उसके जरिए हमने चेन रूल के जरिए हमने ये कंप्यूट कर लिया। कंप्यूट करने के बाद जहां पे Y1 हेड था, वहां पे हमने दूसरी आउटपुट के रिस्पेक्टिव यानी कि Y2 हेड था, Y2 कर दिया। इसी तरीके से तीसरे आउटपुट के रिस्पेक्टिव Y3 कर देंगे और उन तीनों का ऐड कर देंगे, और फिर हम देखेंगे ऐड करने के बाद हमने देखना था कि ये V1 का लिंक किसके साथ कनेक्टेड है, किस न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। जिन न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, जाहिर बात है वहां पे 0 वैल्यू होगी, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 टर्म हो जाती है। तो ये मैंने आपको जेनेरिकली समझा दिया, ठीक होगा। अब ये नहीं होगा कि हर बार 0 होगा, ये इस केस के अंदर 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, और हम लॉस फंक्शन यूज कर रहे हैं मीन स्क्वायर एरर, तो उस केस में आपका 0 होगा। जब आप सॉफ्ट मैक्स लगा रहे होते हैं, जो कि मल्टी क्लास के अंदर सॉफ्ट मैक्स ही लगता है, सॉफ्ट मैक्स के केस के अंदर हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये 0 नहीं होती। अगर सॉफ्ट मैक्स के जब हम डील कर रहे होंगे ना सॉफ्ट मैक्स का, तो उसके अंदर V11 हमारा इस न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है, तो इस न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि V1 की वैल्यू इस न्यूरॉन पे अफेक्ट नहीं कर रही। क्योंकि सॉफ्ट मैक्स के अंदर क्या होता है कि सॉफ्ट मैक्स में आपके पास जितनी भी आउटपुट न्यूरॉन्स होते हैं ना, उन सब की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से 1 के अंदर मैप करता है। ये नहीं हर किसी के अलग अलग, उन सब की मिला के 0 से 1 के अंदर मैप करता है, यानी कि समेशन, यानी कि आप चारों के आउटपुट को सम करेंगे ना, तो आपका मैक्सिमम 1 आंसर आएगा। तो ये सॉफ्ट मैक्स करता है, वो डिवाइड करता है। लाइक अगर मेरे पास 4 आउटपुट आ रहे हैं ना, तो वो 4 आउटपुट के आंसर्स को इस तरीके से मतलब कि डिवाइड करेगा कि आपका टोटल सम करोगे तो 1 आंसर आएगा। तो इससे क्या होता है कि जब आप इसके सॉफ्ट मैक्स कर रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर आप प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट कर रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करते हैं तो उसके अंदर आपके पास जितने भी आउटपुट न्यूरॉन्स है ना, उन सब की प्रोबेबिलिटीज यूज होती है। तो उस वजह से जब सारे प्रोबेबिलिटीज यूज हो रही होती है, इसका मतलब हर न्यूरॉन के ऊपर अफेक्ट कुछ ना कुछ पड़ रहा होता है। तो इस वजह से जब हम सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे ना, याद रखना हमेशा, जब हम सॉफ्ट मैक्स, हमें क्वेश्चन में कहा हो कि सॉफ्ट मैक्स के जरिए आपने इसको करना है, तो उस केस के अंदर आपका ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो मैंने कहा था कि ये 0 हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये 0 नहीं होगी, इस तरह इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो आप उस टाइम कंप्यूट करेंगे। तो वो जब हम सॉफ्ट मैक्स को देखेंगे तो हम उस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के अंदर हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस उसके अंदर जाहिर बात है सॉफ्ट मैक्स की वजह से वैल्यू चेंज आएगी, और थोड़ा सा चेंज आता है प्रोबेबिलिटीज किस तरीके से निकालते हैं। ओके, ये तो आपको पता लग गया, और आप लोगों को अब ये भी अंदाजा हो गया होगा कि इस लेयर के आपने किस तरीके से कंप्यूट करना है, यानी कि V11, V12, V21 एंड V22, V4 और V3 की वैल्यू आपने जब एक बार चेन रूल डिफाइन कर लिया, तो आपने किस तरीके से करना होता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी लास्ट वैल्यू ही चेंज होती है, और वो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिया था किस तरीके से मतलब चेंज हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वाला लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा। अब मैं आपको एक यहाँ से वेट अपडेट करके दिखा देता हूँ कि उसके लिए आप मल्टी क्लास में क्या चेंज आएगा, तो उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। तो हम लेट्स सपोज हम वेट अपडेशन कर रहे हैं W11 की, यानी कि हमने इस वेट को अपडेट करना है।
ठीक हो गया। तो हम क्या करते थे, चेन रूल डिफाइन करते थे। हम सबसे पहले देखते थे ये इस न्यूरॉन से हम देखते थे कि हम यहाँ से स्टार्ट होंगे लॉस फंक्शन से, जो कि हमारे पास दो है, मतलब कि दो आउटपुट आ रही है ना, तो दोनों से स्टार्ट होंगे और किस तरह से हम इस तरह पहुंच सकते हैं। हम अगर इधर से स्टार्ट होना तो इस पाथ के जरिए हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, अगर हम इस वाले न्यूरॉन से स्टार्ट होता है हम इस पाथ के जरिए यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ओके, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये दोनों पाथ के जरिए हम आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि आपके दो पाथ बन रहे हैं, दो पाथ बन रहे हैं। चेन रूल सेम टू सेम वही है, वही सिनेरियो, उसी तरीके से कंप्यूटेशन करनी है, बट ये है कि इसके अंदर दो पाथ आ रहे हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर एक पाथ था, तो उसमें कुछ करने की लोड नहीं थी, वो एक बार थी। वो आप बेसिकली हम बाइनरी क्लासिफिकेशन इस पे लगा रहे हैं। इस पे ये है कि आपके पास मल्टीपल पाथ आ रहे थे, मल्टीपल पाथ आ रहे थे दोनों तरीकों से, यानी कि दोनों पाथ हम डिफाइन करेंगे, दोनों के जो हमारे पास चेन रूल आएंगे उनको हमने एंड पे ऐड कर देना, बस ये हमारा इसके अंदर होगा। तो वही चीज है। सबसे पहले तो आपने देखना कि ये जो है ना, ये इस न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है, तो इस न्यूरॉन के ऊपर हम सबसे पहले कौन सा फंक्शन हमने परफॉर्म किया होगा। हमने सबसे पहले इसके ऊपर ZH1 कंप्यूट किया होगा, वही हमने चीज यहाँ पे लिखिएगा। हमने सबसे पहले ZH1 कंप्यूट किया है, जो कि ये इक्वेशन होगी फॉरवर्ड पास के अंदर। देन उसको हमने एक्टिवेशन फंक्शन से पास किया होगा। ठीक हो गया, हमने एक्टिवेशन फंक्शन से पास कर दी, यानी कि हम यहाँ तक हमने यहाँ पे पहुंच गया, हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे मैंने इसको डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ ताकि न्यूरॉन है। हम यहाँ पे ये रहा, हम यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास दो पाथ बन रहे, एक यहाँ पे जा सकते हैं, एक यहाँ पे हम जा सकते हैं, दो पाथ बन रहे। ठीक हो गया, तो दोनों पाथ हम निकाल लेंगे। यानी कि पहले मैं ना इस वाले पाथ को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, इस वाले को। तो यानी कि इस पे मैं अगर देखूं, इस न्यूरॉन पे आ गया मैं, तो इस न्यूरॉन पे सबसे पहले मैंने कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया होगा, इस पे मैंने परफॉर्म किया होगा ZO1, यानी कि Z की वैल्यू कंप्यूट की होगी। मैं खैर इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, यहाँ पे देखें तो किधर गया, ये रहा। हाँ, यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे। ZO1 का मैंने मतलब वैल्यू कंप्यूट किया, वो मैंने लिख दी। इसकी जो वैल्यू है उसको मैंने एक्टिवेशन फंक्शन से, यानी कि नेक्स्ट टाइम मेरा ये था। उसके बाद मैं क्या था कि नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन के बाद मैं लॉस फंक्शन में पहुंच गया था यहाँ पे, तो ये मैंने लॉस फंक्शन लिख दिया। ठीक हो गया, तो ये वाला पाथ मेरा एक्सप्लोर हो गया। अब मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ और दूसरा पाथ एक्सप्लोर। अब मेरे पास दूसरा पाथ भी था, इसके जरिए भी मैं लॉस फंक्शन पे पहुंच रहा हूँ। तो मैंने क्या इसको पाथ को एक्सप्लोर कर लिया, तो यानी कि इस न्यूरॉन में पहुंच गया। इस न्यूरॉन में सबसे पहले कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ था, वो हुआ था ZO2 कंप्यूट किया था। तो मैंने यहाँ से एक एरो ब्रांच और बनाई जिसके अंदर मैंने लिखा ZO2, और ये वाली इक्वेशन थी फॉरवर्ड पास में, वो किया। इसकी वैल्यू को मैंने एक्टिवेशन फंक्शन स्टेप 2 था, और उसके बाद मैं लॉस फंक्शन में पहुंच गया था, यानी कि यहाँ से फिर मैं आगे लॉस फंक्शन में पहुंच गया। ठीक हो गया, अब मेरे पास दोनों हो गया। अब मैंने दोनों के जरिए ना मैं ड्राइव करूंगा अपना चेन रूल। तो मैं इस पाथ को छोड़े, मैं एक पाथ के लिए डिफाइन करता हूँ, वही जिस तरीके से हमने किया था। तो ये मैं अभी ये देखें, अभी हम इस वाले पाथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं ब्लू से इसको एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक हो गया, तो क्या था, हमने एंड से स्टार्ट होना था। हमने देखना था कि ये लॉस फंक्शन है, ये किस पर डिपेंडेंट है, तो ये y1 हैट पर डिपेंडेंट था। तो लॉस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू y1 हैट। तो ये देखेंगे, ये चीज हमने लिख दी। आगे हमने क्या किया, y1 हैट हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट था, z0 पे था। तो y1 हैट का हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू z0। तो वो है, देखें ये टर्म आ गई। अब Z0 हमने देखना था कि ये किस पे डिपेंडेंट था, तो ये इन चीज पे डिपेंडेंट था। तो हम क्या कर रहे थे कि प्रीवियस स्टेप में जाए हमें, क्योंकि जारी बात है इससे पता नहीं लग रहा। मैंने ये चीज भी डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, तो मैंने आपको यहाँ से भी बताया था कि यानी कि हम ये वाला पाथ, अभी ये ब्लू वाला पाथ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं इसका कलर ब्लू ही कर लेता हूँ, ब्लू वाला पाथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे पहुंच गए थे, तो यहाँ पे क्या था, इनपुट AH1 थी, तो हम AH1 के रिस्पेक्टिव इसका डेरिवेटिव लेंगे Z0 का। लेकिन आप लोगों का नहीं क्लियर हो रहा, आपने क्या करना है कि इसे प्रीवियस स्टेप में देखना कि कौन सी वैल्यू को कंप्यूट किया था, जो कि थी AH1, यानी कि Z0 हमारा AH1 पे डिपेंडेंट था। तो AH1 पे डिपेंडेंट था, तो Z0 का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू AH1। तो ये हमने किया हुआ मल्टीप्लाई करी जा रहे हैं साथ। AH1 किस पे डिपेंडेंट था, प्रीवियस स्टेप में गया ZH1 पे डिपेंडेंट था, तो AH1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ZH1 ले लिया, तो ये आ गया डेरिवेटिव। अब ZH1 यानी कि जो कि लास्ट स्टेप था, रूट नोट पे पहुंच गया, तो यानी कि ZH1 किस पे डिपेंडेंट है, हमारा इस इक्वेशन पे डिपेंडेंट है। तो हमने क्या करना था, इसमें हमने किसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना, उस वेट के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना जिसको हम चेंज कर रहे थे। हम W11 को चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ZH1 का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू W11। तो वही हमने किया हुआ, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो फ्रॉम पाथ 1 हमारा चेन रूल ये आया। अब इसी तरीके से मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर करता हूँ, और पाथ 2 को एक्सप्लोर करते हैं। पार्ट 2 क्या होगा, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, ये होगा। ठीक होगा, ये वाला पाथ 2 होगा। तो वही लॉस फंक्शन यहाँ थे, हमने क्या लॉस फंक्शन हमने देखा किस पे डिपेंडेंट था,
y2 हैट पे डिपेंडेंट था, तो लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू y2, ये हमने कर लिया। y2 किस पे डिपेंडेंट था, ZO2 पे डिपेंडेंट था, इसका y2 का डेरिवेटिव ले लिया ZO2 के रिस्पेक्टिव। ZO2 किसके रिस्पेक्ट डिपेंडेंट था, वो था यहाँ पे AH1 पे, तो हमने वही किया, Z2 का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू AH1 मल्टीप्लाई करेंगे। AH1 किस पे डिपेंडेंट था, ZH1 पे, तो हमने वही किया, AH1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉरी ये वाला AH1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ZH1 कर लिया। देन ZH1 किस पे डिपेंडेंट था, इस इक्वेशन पे, और हमने किस वेट को अपडेट करें, W1 को, हमने W1 के रिस्पेक्ट इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो वही क्या हमने ये फ्रॉम पास टू हमारा ये चेन रूल आ गया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों का हमारा जो फाइनल ग्रेडियंट होगा ना W1 का, वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, इन दोनों का सम कर देना, और जो भी वैल्यूज वगैरह आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक होगा। अगर फर्स्ट करें कि यहाँ पे हमारे पास तीसरा भी आउटपुट होता, तो जाहिर बात है यहाँ पे हम तीसरा पाथ भी हमारा निकलता, और उधर से हम ग्रेडियंट का चेन रूल निकालते इसी तरह जिस तरह अभी हमने निकाला है, और देन उसको भी हम ऐड कर देते। तो ये होता है मल्टी क्लास के अंदर डिफरेंस। ठीक हो गया। और ये सिनेरियो सबके अंदर सेम होता है, इवन के मतलब कि आप ये जो भी चीज़ है ना, ये मैंने आपको पूरा जेनेरिक करके सब कुछ बता दिया कि मतलब कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है मल्टी क्लास का। अब इसमें सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन आ जाए, चाहे कोई और फंक्शन आ जाए, जो मर्जी आ जाए, तो आपने इस स्टेप्स को, इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो मैंने आपको अभी करके दिखाया, कि यानी कि इस लेवल के वेट किस तरीके से अपडेट होंगे, इस लेवल के किस तरीके से वेट अपडेट होने, वो मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। ये जेनेरिक था, जो मर्जी लॉस फंक्शन दिया हो, जो मर्जी एक्टिवेशन फंक्शन दिया हो, मल्टी क्लास के केस में आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो ये सीन होता है। ठीक हो गया। तो वो जारी बात है, सॉफ्ट मैक्स अब इसका एक न्यूमेरिकल तो हमने किया नहीं है, तो न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो जारी बात है। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि वो भी करा दूं सॉफ्ट मैक्स के रिलेटेड। तो आप लोग प्लेलिस्ट लाजमी विजिट कीजिएगा और लेक्चर एक्सप्लोर कर जाएगा। इंशाल्लाह मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं करके अपलोड कर दूंगा। ठीक होगा। तो ये था हमारा मल्टी क्लास का लेक्चर, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा डिटेल में कि किस तरीके से अपडेट करना, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट दिया कि वेट अपडेट किस तरीके से रहा। क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा ना, जिसके अंदर प्रॉपर वर्किंग की हुई थी मैंने बाइनरी क्लासिफिकेशन की, तो मैंने आपको बता दिया कि मल्टी क्लास के अंदर कहाँ कहाँ पे चेंज आएगा, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। और इसके रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा कि कोई एग्जाम्पल वगैरह भी करवा दूँ आपको। तो ये था आज का लेक्चर। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।